ओके, हेलो बच्चों, हाउ आर यू। सो आज हम स्टार्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर। लास्ट क्लास में हमने टॉर्क पढ़ा था। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, वेयर एम इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल टू 2QL, इसी तरीके से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है M इज इक्वल टू NIA, है ना, शॉर्टकट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, where N is number of turns, I is current and A is area of the coil. So torque is equal to mb sin theta. M is a magnetic dipole moment, B is a magnetic field and theta is angle between M and B, right? So last class में हमने टॉर्क की डेरिवेशन कर ली थी। आज हम करने वाले हैं बच्चों गैल्वेनोमीटर, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, गैल्वेनोमीटर, राइट। और एक चीज़ और, साइक्लोट्रॉन सिलेबस से हटा दिया गया है, उसे हम बाद में कवर करेंगे व्हेन वी विल डू द क्वेश्चन फॉर नीट एंड जेई, राइट। साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच स्पीड अप द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। तो इस तरीके से उनकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए वो यूज़ किया जाता है। क्रॉस फील्ड पे वर्क करता है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस होते हैं उस पर, और वह एक डिवाइस है, तो दैट विल डिस्कस लेटर। और अभी हम एक इस चैप्टर में एक डिवाइस पढ़ते हैं, गैल्वेनोमीटर। जनरली इट इज़ कॉल्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, MCG। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सो गैल्वेनोमीटर क्या है बच्चों? गैल्वेनोमीटर इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू सेंस द करंट इन अ सर्किट। ये एक ऐसा डिवाइस है जो करंट की मैग्नीट्यूड को सेंस करता है सर्किट पे, राइट। इससे मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, केवल हम सेंस कर सकते हैं वेदर इस करंट इज अवेलेबल ऑन सर्किट और नॉट। यस, अगर हमें करंट मेज़र करना है या वोल्टेज मेज़र करना है तो उसके लिए हमें गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ता है एमीटर और वोल्ट मीटर में। तो वो हम कैसे करते हैं, दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस इन दिस सेशन, राइट। किस तरह से हम लो और हाई रेजिस्टेंस सीरीज, पैरेलल एंड सीरीज में कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो दैट इज़ आवर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू मेजर करंट एंड वोल्टेज। बट फॉर गैल्वेनोमीटर ओनली सेंसिंग ऑफ करंट इज देयर। सो गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? जितना ही ज़्यादा करंट सर्किट पे होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा कॉइल का, राइट। So it work on the principle such that if a current flowing in a circuit, it shows deflection and the magnitude of deflection depends on the magnitude of current, amount of current, or you can say magnitude of current, ठीक है। फिर है theory and calculation। तो कुछ डायग्राम इसका हम देखते हैं, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू। तो गैल्वेनोमीटर जो आपके स्कूल में या आप जनरली देखते हैं वो आपको केवल स्केल दिखता है और दो टर्मिनल दिखती है गैल्वेनोमीटर की। लेकिन जब आप गैल्वेनोमीटर को खोलोगे तो दो टर्मिनल और स्केल के अलावा उसके अंदर कुछ इस तरीके से सेटअप होता है। अगर आप उसको टॉप से देखेंगे, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। दो पोल होंगे, नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेट, एंड इनका जो शेप है वो कॉन्केव शेप है। इसे हम कहते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट क्या करता है बच्चों? तो आप देख रहे होगे ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग रेडियस। वैसे जनरल मैग्नेटिज्म कैसे प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक फील्ड? लाइक दिस वन, राइट। और हॉर्सशू मैग्नेट कैसे प्रोवाइड करता है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसका अपना एक बेनिफिट है, राइट। तो आपको याद रखना है, वी आर यूजिंग हॉर्सशू मैग्नेट और कॉन्केव शेप मैग्नेट इन गैल्वेनोमीटर। इट प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जिसका अपना बेनिफिट है, दैट विल ऑल्सो डिस्कस। और ये बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर, जिसके अक्रॉस हम क्या करते हैं? वाइंडिंग करते हैं, कॉइल वायरिंग करते हैं, कॉइल को लपेटते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वाइंडिंग। तो एक सॉफ्ट आयरन नॉन मैग्नेटिक फ्रेम है, उसके अराउंड हमने कोर के अक्रॉस वाइंडिंग को लपेटा है, और उसके साथ एक अटैच होता है स्प्रिंग, राइट, स्पाइरल स्प्रिंग। स्प्रिंग अटैच होता है, स्प्रिंग से कनेक्ट होता है, स्प्रिंग के थ्रू कनेक्ट होता है पॉइंटर, और पॉइंटर स्केल से, स्केल पे उसकी मैग्नीट्यूड को शो करता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, राइट। अच्छा, और जब करंट की वैल्यू हम ज़ीरो कर देते हैं
तो वापस पॉइंटर पीछे की ओर आना चाहिए, इसलिए हमने क्या अटैच किया, पॉइंटर को स्प्रिंग के थ्रू, क्योंकि स्प्रिंग हमेशा क्या करता है, वापस से पीछे किसी भी ऑब्जेक्ट को ले आता है। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग को अगर आप पुल करेंगे और छोड़ेंगे तो वापस स्प्रिंग अपने आप को पुल बैक कर लेता है। जैसे दरवाजे में, स्प्रिंग वाले दरवाजे में हम खोलते हैं, बंद करने की ज़रूरत नहीं, वापस से ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर पॉइंटर करंट जब ज़ीरो हो जाएगा, करंट जब आया सर्किट पे, तो पॉइंटर विल शो यू डिफ्लेक्शन, राइट। पॉइंटर से आपको डिफ्लेक्शन दिखेगी, लेकिन जब करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो वापस से ये कहाँ आ जाएगा, ज़ीरो पोजीशन में आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, और वहाँ पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क, राइट। इसका फ्रंट व्यू देखते हैं। एक सिलेंड्रिकल फ्रेम हमने सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ किया है, इसके अराउंड हमने फ्रेम लिया है और ये हमने वाइंडिंग करी है, राइट। और एक इसमें हमने स्प्रिंग यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर नीचे स्प्रिंग कनेक्टेड है, राइट। और स्प्रिंग पे ही वो ऐसे टर्न करता है, तो स्प्रिंग फॉस्फोरस ब्रॉन्ज मटेरियल का है, कई बार उसे हम ब्रॉन्ज स्प्रिंग भी कहते हैं, राइट। और सॉफ्ट आयरन कोर है, और ये है टर्मिनल, ये नीचे पाइवट है, पाइवट एंड ज्वेल बियरिंग, उसको हमने सेट कर रखा है जब वो स्मूथली, ताकि वो रोटेट कर सके। और जैसे ही करंट यहाँ से आता है, टर्मिनल है, और करंट जब भी हम देते हैं तो ये क्या करता है, रोटेट करता है। एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन होता है, और दूसरा स्प्रिंग रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है जो हमें क्या करता है, वापस से रीस्टोर करता है। तो इसकी जो वर्किंग थ्योरी है वो आपको नोट्स में भेज दी जाएंगी, आप उससे अच्छे से पढ़ें। बाकी मैं आपको ओरली समझा रहा हूँ। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले करंट आया, जैसे करंट कॉइल पे आया, सो इट इज़ बेसिकली रेक्टेंगुलर लूप बाउंड ओवर सिलेंड्रिकल कोर। सिलेंड्रिकल कोर के चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर लूप बनाया है, तो जब भी करंट कैरिंग कॉइल लूप पे आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क प्रोड्यूस होने के कारण ये क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट होने के कारण स्प्रिंग में एक डिफ्लेक्शन आएगी, और उस डिफ्लेक्शन को बैलेंस कौन करेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। फाइनली एक जगह पर आकर ये जितनी मैग्नीट्यूड करंट होगी उस हिसाब से ये क्या होगा, रीडिंग शो करेगा। और जब हमने करंट को ज़ीरो कर दिया तो रीस्टोरिंग टॉर्क तो अभी भी अवेलेबल है स्प्रिंग का, तो वापस से ज़ीरो पोजीशन पे पॉइंटर को ले आएगा, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज BINA साइन थीटा या फिर MB साइन थीटा, करंट ज़ीरो, देन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज ऑल्सो ज़ीरो। सो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ये इसकी वर्किंग है। नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड में जब एक करंट कैरिंग कॉइल या लूप हम रखते हैं तो वो क्या करता है, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है जिसकी वैल्यू होती है BINA साइन थीटा या फिर MB साइन थीटा, बिकॉज NIA इज व्हाट, M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, राइट। सो इस पे एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा BINA, A इज द एरिया ऑफ कॉइल, साइन थीटा, ये आपको मैंने कल डेरिवेशन कराई थी, और एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, रीस्टोरिंग, जिसकी वैल्यू होगी रिस्टोर, राइट। जो टॉर्क प्रोपोर्शनल किसके होता है बच्चों, फाई के। फाई है एंगुलर डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन शोन बाय कॉइल। व्हाट इज फाई? फाई इज डिफ्लेक्शन, राइट। सो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, और जब हम यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो टॉर्क रीस्टोरिंग इज इक्वल टू K थीटा, या सॉरी K फाई। K is what? K is spring constant, और कई बार इसे हम टॉर्जन कांस्टेंट भी कहते हैं, टॉर्जन कांस्टेंट, ठीक है, राइट। सो बैलेंस कंडीशन में दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। BINA साइन थीटा इज इक्वल टू K फाई। अच्छा, अब मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ कि हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों चूज़ किया। एक्चुअली में ये थीटा किसके किसके बीच एंगल है, M और B, मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज सोन बाय एरिया वेक्टर ओनली। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये हमारा लूप रखा हुआ और इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमेशा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। यही बेनिफिट किसका है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का।
अगर यहाँ पर देखते हैं तो इसकी वजह से 90, यहाँ पर देखते हैं तो इसकी वजह से 90, यहाँ पर देखते हैं तो इसकी वजह से 90, तो किसी ना किसी फील्ड की वजह से ऑलवेज देयर इज 90 डिग्री एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? हमेशा जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से, इस तरह से है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ये वाली है तो ऐसे पैरेलल, और ये वाली है तो ऐसे पैरेलल, राइट। अगर इस तरह से है कॉइल तो इस वाले के लिए पैरेलल, इस तरीके से है कॉइल तो इस वाले के लिए पैरेलल, तो ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी लूप, दैट इज एरिया, और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और उनके बीच में एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। ये बेनिफिट क्या हुआ हमारा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेने का। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेने का क्या बेनिफिट है। फिर से सपोज अगर मैग्नेटिक फील्ड हम रेडियल नहीं लेते, केवल इस तरीके से लेते, तो अगर आप ध्यान से देखोगे मैग्नेटिक फील्ड अगर हम केवल इस तरीके से लेते तो इसके लिए तो प्रॉपर 90 डिग्री एंगल बनती, बट जैसे ही हम इसे टर्न करते तो एंगल की वैल्यू चेंज हो जाती। बट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जब हमने लिया है तो हमेशा 90 डिग्री एंगल है, राइट। सो दिस इज साइन थीटा इज ऑलवेज 1, साइन थीटा इज 1 ऑलवेज, ऑलवेज। क्यों? क्योंकि थीटा इज व्हाट? 90। तो देयरफॉर BINA इज इक्वल टू K फाई, और यहाँ पर हम ध्यान से देखें I इज इक्वल टू, सॉरी, फाई इज इक्वल टू NBA बाई K इंटू I, और ये सब चीज़ें कांस्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखें नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है, एरिया वेक्टर भी कांस्टेंट है, एंड K ऑलरेडी स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इन सब को मिलाकर हम एक नया कांस्टेंट नाम देते हैं, दैट इज G। तो फाई इज इक्वल टू GI, एंड G इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। G इज कॉल्ड galvanometer constant. So phi is proportional to I, phi is proportional to I। ये है वर्किंग प्रिंसिपल किसका बच्चों? गैल्वेनोमीटर। ये है वर्किंग प्रिंसिपल किसका? गैल्वेनोमीटर। Whenever current is flowing in circuit, there is a deflection in a coil, and deflection is proportional to the amount of or magnitude of current। जितनी ज़्यादा करंट की मैग्नीट्यूड होगी उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि मैग्नीट्यूड कम है या ज़्यादा है, राइट। सो इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। सो क्लियर है? सो इसमें दो टॉर्क है, रीस्टोरिंग टॉर्क एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। दिस इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एंड दिस इज व्हाट? रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क। दिस इज व्हाट? रीस्टोरिंग टॉर्क। सो आई होप ये क्लियर होगा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का बेनिफिट ये है, हमेशा 90 डिग्री, थीटा विल बी 90 डिग्री, और जब थीटा 90 डिग्री हो गया बच्चों तो होता क्या है बेनिफिट? कैलकुलेशन से थीटा हट गया, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू फिक्स नहीं होगी, ऑलवेज चेंज होगी, तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। सपोज अगर हमने ऐसा मैग्नेट लिया होता और इस तरीके से हम कॉइल रखते, तो सपोज, सॉरी, इस तरीके से अगर हम कॉइल रखते तो अभी तो 90 डिग्री है मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच, लेकिन अगर कॉइल को हम इस तरीके से कर देते तो दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, नाउ एंगल इज नॉट 90 डिग्री। लेकिन जब हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो अगर हम लूप को इस तरह से भी देखें, इस तरह से भी देखें, अगर हम लूप को इस तरह से, तो अगर हम इस तरह से भी देखें तो दिस इज व्हाट? दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस इज अगेन एंगल 90 डिग्री। तो ये बेनिफिट है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का। सो ये है गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल, थ्योरी, डायग्राम एंड वर्किंग, और ये है कैलकुलेशन। दिस इज व्हाट? कैलकुलेशन। ठीक है, क्लियर है? दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। सो आपको याद रखना है फाई इज व्हाट? फाई इज डिफ्लेक्शन। फाई इज व्हाट? फाई इज डिफ्लेक्शन। फाई इज डिफ्लेक्शन एंगल, फाई इज डिफ्लेक्शन। ठीक है,
रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी पॉइंटर उतना ही ज़्यादा रीस्टोर करने की कोशिश करेगा, राइट। ये स्प्रिंग की खासियत है, आप जितना ज़्यादा फोर्स लगा के खींचोगे उतना ही ज़्यादा अपोजिट टॉर्क या फोर्स वो अप्लाई करेगा। अगर लीनियर मोशन है तो हम फोर्स कहते हैं स्प्रिंग फोर्स, और अगर एंगुलर मोशन है या रोटेशनल मोशन है तो हम कहते हैं स्प्रिंग का टॉर्क, राइट। यहाँ पर एंगुलर है रिवॉल्यूशन, राइट, रोटेशनल है, तो इस वजह से हम क्या यूज़ कर रहे हैं, टॉर्क, ना कि फोर्स। अगर लीनियर होता तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू x, जितना ज़्यादा हम डिस्प्लेस करेंगे स्प्रिंग को उतना ही ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स, एंड F इज इक्वल टू माइनस kx, ठीक है। सो दिस इज़ योर galvanometer. I hope it is clear to you. Just note it down or take a screenshot, then we'll move forward. Okay. इसके बाद हम करते हैं कन्वर्जन एंड उसके पहले मैं एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा विच इज़ इम्पॉर्टेंट, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, राइट। करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, और इस पे हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, NCERT के एग्जाम्पल और बैक एक्सरसाइज और सम क्वेश्चन फ्रॉम आवर असाइनमेंट शीट और वर्कशीट, राइट। सो एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं, करंट सेंसिटिविटी, ठीक, एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो व्हाट इज सेंसिटिविटी? तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि सेंसिटिविटी से क्या होता है, सेंसिटिविटी एक्चुअली बच्चों क्या बताती है, सेंसिटिव मतलब डिवाइस कितनी मिनिमम वैल्यू को सेंस कर सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर एक तराजू की बात करो, वेट मशीन की बात करो, वेट मशीन को अगर आप बहुत छोटा मास देंगे तो सेंस नहीं कर पाएगा, अगर नॉर्मल वेट मशीन है। हाँ, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम को सेंस कर लेगा, बट उससे थोड़ा अगर हम रखेंगे तो वो मूव ही नहीं करेगा, राइट, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी लो है। इस कारण जो डिजिटल वेट मशीन है उसमें अगर आप थोड़ा भी डालेंगे कुछ वेट, लेस देन 10 ग्राम और 1 ग्राम, तो भी वो क्या करेगा, सेंस करके वेट दिखाएगा 0.001 या 0.002। तो ये है सेंसिटिविटी। तो हमारी इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सेंसिटिव होनी चाहिए, सो दैट कम से कम करंट भी क्या हो जाए, फ्लो हो जाए, मतलब हमें पता लग जाए कि भाई इसमें इतनी करंट फ्लो हो रही है, राइट। हर डिवाइस, सपोज एंडोस्कोप कोई करा रहा है स्टमक का, तो स्टमक को पूरा एंडोस्कोप में सेंस करना चाहिए। अगर वो सेंस नहीं करेगा और अगर स्टमक में बहुत माइनर स्टोन है और वो अगर नहीं बताता है कि ये स्टोन है, तो आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कभी कभी लोग क्या होता है, CT स्कैन कराते हैं, MRI कराते हैं, क्योंकि एंडोस्कोपिंग जैसी चीज़ में हो सकता है उनको डाउट रहता है कि छोटी मोटी चीज़ को ये सेंस ना करे, स्कैन ना करे, राइट। तो हर डिवाइस की अपनी अपनी एक सेंसिटिव का लेवल रहता है, सेंसिटिविटी का, वो उससे कम अमाउंट की वैल्यू को सेंस नहीं कर पाता। इसलिए हम चाहते हैं कि डिवाइस मिनिमम से मिनिमम वैल्यू को भी सेंस करे, जिससे कि हमें पता लग जाए यस दिस इज़ रियलिटी ऑफ द वेट और करंट और एनीथिंग, राइट। इसलिए जब आप ज्वेलरी शॉप में जाएंगे तो उनका जो वेट मशीन रहता है वो बहुत एयर पैक रहता है, क्योंकि वहाँ बहुत छोटा माइनर वेट भी मैटर करता है इन डायमंड, गोल्ड एंड सिल्वर, दिस थिंग्स, राइट। सो सेंसिटिविटी हमेशा किसी भी मशीन की हाई होनी चाहिए। तो करंट सेंसिटिव मतलब, करंट सेंसिटिविटी मीन्स IS इज इक्वल टू थीटा आउट ऑफ I फॉर अ गिवन करंट, द डिफ्लेक्शन है ना, फॉर अ गिवन करंट इफ डिफ्लेक्शन shows that it is called current sensitivity. For a given current the amount of deflection theta by I. So this is what current sensitivity. करंट सेंसिटिविटी की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर अ गिवन करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, और करंट सेंसिटिविटी मस्ट बी हाई, मस्ट बी हाई, राइट।
मतलब छोटी से छोटी अमाउंट को वो मेज़र कर सके, राइट। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, अभी हमने क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था, NBAI इज इक्वल टू K फाई, सॉरी इसको हम फाई लिखते हैं, राइट, थीटा तो रिजर्व है, राइट। सो फाई बाई आई इज इक्वल टू NBA बाई K। इसका मतलब ये करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, NBA बाई K। ये है वैल्यू करंट सेंसिटिविटी, राइट। करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, कैसे, बाय इंक्रीजिंग N, बाय इंक्रीजिंग B, बाय इंक्रीजिंग A, बाय डिक्रीजिंग K। इस तरीके से हम करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देंगे कॉइल में, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी जो डिवाइस है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी, राइट। बट उसमें कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितना आप वाइंडिंग इंक्रीज करेंगे कॉस्ट विल इंक्रीज, राइट। और सेकेंड है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब वोल्टेज सेंस करने की एबिलिटी। सो फाई आउट ऑफ V, गिवन वोल्टेज में जो भी डिफ्लेक्शन है उसे हम, उसकी वैल्यू हमें बताती है वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू, राइट। फाइन। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू NBA बाई K इंटू R। ये होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, वेयर R इज रेजिस्टेंस, और A क्या है, एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ कॉइल या एरिया ऑफ लूप। B है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है। व्हाट इज N, नंबर ऑफ टर्न्स, N इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स। N क्या है बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स। आई होप क्लियर है। एंड R is a resistance, and K is spring constant, phi is deflection, है ना, पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन है वो फाई है, और V है गिवन वोल्टेज, और I है गिवन करंट, ये है वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी। इनमें रिलेशन भी है, वी कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन VS एंड IS। अगर हम इन्हें डिवाइड कर दें तो हमें रिलेशन भी मिल जाएगी। तो वी कैन ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, अब हम कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में एंड देन वोल्ट मीटर, एमीटर एंड देन वोल्ट मीटर। ओके, सो नाउ वी विल कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक, सो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट। ओके, सो सपोज एक गैल्वेनोमीटर है, इसको मैं G से डिनोट करता हूँ, राइट, और इस पे रेजिस्टेंस है RG, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की अपनी वायरिंग होगी एंड एवरीथिंग इज देयर। सो RG इज अ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, राइट, और हमें इसे कन्वर्ट करना है एमीटर में। तो फॉर एमीटर कन्वर्जन पहले हम कर रहे हैं एमीटर कन्वर्जन के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, एक पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाते हैं RSH,
लो पैरेलल resistance is connected across galvanometer is called shunt. उसे हम शंट कहते हैं. शंट मीन्स लो पैरेलल रेजिस्टेंस. ठीक, तो ये कन्वर्ट किस में हो गया? अमीटर में. किस में कन्वर्ट हो गया? अमीटर में. नाउ दिस इज कॉल्ड एमीटर. ठीक, अब सपोज मुझे आई रेंज की करंट मेजर करनी है, राइट? सपोज 0 to 18 एम्पियर. सो 18 इज माय एक्सटर्नल रेंज ऑफ करंट. सो आई जब ही इसमें एंटर करेगा तो आई के पास दो रास्ते होंगे. सो मैक्सिमम करंट इस तरफ जाएगी, आई एस एच, क्योंकि लो रेजिस्टेंस है ना, तो मैक्सिमम करंट इधर जाएगी. कुछ करंट इस तरफ जाएगी आई जी, और फाइनली ये मूव करेगी और ये हमारे को मेज़र करके देगा दिस टोटल करंट. सो आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस एच, राइट? अब हमारे पास यहाँ दो चैलेंज है. एक आर एस एच की वैल्यू फाइंड आउट करना, क्योंकि जब भी मुझसे कोई पूछेगा कि सर मुझे इतने रेंज ऑफ करंट 18 एम्पियर रेंज ऑफ करंट की एमीटर बनानी है, तो मैं उसे कहूँगा कि भैया शंट रेजिस्टेंस लगा दो, एक पैरेलल रेजिस्टेंस. तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सर कितने अमाउंट का मैं रेजिस्टेंस लगाऊं, कितने ओम की रेजिस्टेंस में लगाऊं, राइट? तो हमारा पहला चैलेंज है आरएसएच की वैल्यू फाइंड आउट करना. और दूसरी चीज़ आईएसएच भी अननोन है. क्यों? क्योंकि अगर आरएसएच अननोन है तो ऑब्वियसली आईएसएच भी अननोन है, बिकॉज आरएसएच के अकॉर्डिंग ही आईएसएच फ्लो होगी सर्किट में. तो आईएसएच को भी हम रिप्लेस कर देंगे. आई एस एच इज इक्वल टू आई माइनस आई जी. आई जी नोन है. आई जी इज वॉट? फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर. फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड I is what? External range of current. External current range या range of external current. Range of external current. ठीक, अब ध्यान से देखें. पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू इक्वल होती है. इसका मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस G इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस SH. RSH शंट के अक्रॉस की वोल्टेज और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज इक्वल होंगी. सो व्हाट इज वोल्टेज? G इंटू करंट, रेजिस्टेंस इंटू करंट, RG इंटू IG इज इक्वल टू ISH इंटू RSH. व्हाट इज ISH? ISH की वैल्यू पुट करते हैं. सो ISH RG IG इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू RSH. ठीक, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है RSH की. तो RSH इज इक्वल टू RG IG डिवाइडेड बाई I माइनस IG. दिस इज द फॉर्मूला. ये एक फॉर्मूला है जिससे हम RSH की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर बच्चों RG क्या है? RG है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस. RG क्या है? गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस. ठीक, और RSH क्या है? शंट रेजिस्टेंस. RSH क्या है? शंट रेजिस्टेंस या सिंपली शंट. ऑब्वियसली दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट RSH. ठीक, नाउ वी विल मूव टू वोल्ट मीटर. अब हम वोल्ट मीटर करते हैं. वोल्ट मीटर किस तरह से करते हैं? देन वी विल डू न्यूमेरिकल वोल्ट मीटर. सो इसमें हम क्या करते हैं? सीरीज, जैसे यहाँ पर पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, पैरेलल रेजिस्टेंस, लो पैरेलल रेजिस्टेंस. इसी तरीके से यहाँ पर हाई सीरीज रेजिस्टेंस, एक सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं और हाई वैल्यू की करते हैं, राइट? सो एक सीरीज रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे. ये हमारा गैल्वेनोमीटर है
और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है सर आर जी, और इसके अक्रॉस हमने एक हाई सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया आर एस सी। ओके, और यहाँ पर हमें एक्सटर्नल वोल्टेज V मेज़र करनी है। V इज़ अवर एक्सटर्नल रेंज ऑफ वोल्टेज, सो V टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, VG अक्रॉस G, राइट, G के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, एंड देन VSE, VSE सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, राइट। और करंट तीनों के अक्रॉस सेम होगी, I की वैल्यू और IG की वैल्यू और ISC की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है। तो जो करंट बाहर से आएंगी वही G के अक्रॉस और वही RSC के अक्रॉस होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल एक्सटर्नल वोल्टेज इज इक्वल टू VG प्लस VSC, क्योंकि वोल्टेज दो पार्ट में डिवाइड हो गया, V इज VG प्लस VSC, राइट। सो व्हाट इज VG? RG इंटू IG, RG इंटू IG प्लस IG इंटू RSE, बिकॉज VSC के RSC के अक्रॉस भी करंट क्या है बच्चों? IG है, IG है, सेम है ना, करंट तो सेम है, IG और ISC और I इक्वल है। तो व्हाट इज RG? RG इज इक्वल टू V माइनस IG RSE by IG. So RG is equal to V by IG minus RSE. ये है फॉर्मूला। ओहो, सॉरी, आई फाउंड समथिंग मिस्टेक। हमें RSC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉरी, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ RSC। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RSC। ठीक, तो V माइनस IG RG by IG is equal to RSE. So RSE is equal to V by IG minus RG. ये ठीक है। सो ये है सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक, सीरीज रेजिस्टेंस, राइट। सो हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस अमाउंट की रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करके। और ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करेंगे? V हमें गिवन रहेगा, इतने एक्सटर्नल रेंज ऑफ वोल्टेज आपको मेज़र करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 0 to 50 वोल्ट। सो 50 वोल्ट इज़ द वैल्यू ऑफ V, IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, RG गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे को RSC की वैल्यू मिल जाएगी, और हम वो RSC यहाँ पर पुट करके इस गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? वोल्ट मीटर में। किस में कन्वर्ट कर लेंगे? वोल्ट मीटर में, ठीक है। सो ये है कन्वर्जन। आई होप ये क्लियर होगा। ओके, ठीक है। So this is our conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter. Now you can see and take a screenshot or note it down, and now we will do numerical on this, ठीक। ओके, सो लेट्स डू न्यूमेरिकल। अभी हम न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, लेट्स ट्राई सम न्यूमेरिकल। ओके,
क्वेश्चन, a galvanometer has a resistance, a galvanometer coil has resistance 12 ohm and meter shows full scale deflection for a current of 3 milliampere how will you convert the meter into voltmeter of range 0 to 18 volt. ठीक, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं हम एमीटर से रिलेटेड, देन वी विल डू द क्वेश्चन. A galvanometer has a resistance of 15 ohm and a meter shows full scale deflection for a current of 4 milliampere how will you convert the meter into an ammeter of range 0 to 6 ampere, right? So now we will calculate this one. Fine. So ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पहले ध्यान से देखिए. क्वेश्चन में गिवन है गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, मतलब गैल्वेनोमीटर कॉइल की रेजिस्टेंस गिवन है, मतलब Rg गिवन है 12 ओम एंड मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर, मतलब Ig फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर कितनी गिवन है 3 into 10 to the power minus 3 ampere. How will you convert the meter into voltmeter of range 0 to 18 volt? तो रेंज मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज 18 वोल्ट एंड हमें कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर. तो हमें क्या चाहिए, सीरीज रेजिस्टेंस RSC, और अभी RSC की मैंने वैल्यू लिखवाई थी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RSC? RSC is equal to V by Ig minus Rg. V क्या है बच्चों 12 divided by 3 into 10 to the power minus 3 minus Rg is what? Sorry, Rg 12 है, ये 18 है, 18, this is 12. ठीक, इसको सॉल्व करो, 3 6 18 और इट विल बिकम 6000 माइनस 12, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5988 ओम. सो इतनी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए मात्र हमें कितना वोल्टेज का वोल्टमीटर बनाने के लिए 18 वोल्ट का. अगर हमें वोल्टमीटर डिज़ाइन करनी है तो हमें कितनी रेजिस्टर चाहिए 6000 अप्रॉक्सीमेटली 5988 ओम. दिस इज अवर आंसर. ठीक, इस क्वेश्चन में देखते हैं गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, Rg की वैल्यू गिवन है कितनी 15 ओम एंड मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन 4 into 10 to the power minus
3 एम्पियर. हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एमीटर ऑफ रेंज 6 एम्पियर. तो एक्सटर्नल करंट रेंज गिवन है 6 एम्पियर और हमें बतानी है RSH, क्योंकि RSH के थ्रू ही हम कन्वर्ट करते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर RSH? What is the formula for RSH? RSH is equal to IG divided by I minus IG into RG. यही था शायद. Okay, this is the only formula. Fine. So what is the value of IG? 4 into 10 to the power minus 3 into 15 divided by 6 minus 0.004. तो RSH is equal to 60 into 10 to the power minus 3 divided by, it will become 5.006. 5.006, राइट. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम सॉल्व करें इसे. सॉरी 5.996 और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल अप्रोक्सीमेटली 0.001. इस मीन्स 10 मिली ओम. सो 10 मिली ओम का हमें रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना होगा, तब हमें RSH मतलब तब हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग 10 मिली ओम रेजिस्टेंस इनटू सीरीज और पैरेलल राइट. लो पैरेलल रेजिस्टेंस 10 मिली ओम इज वेरी लो एंड हियर सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 5988. सो आई होप ये क्लियर है. ओके, सो ध्यान से देखिए, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या आप मुझे बताएं, मैं आपको क्लियर करूंगा. सो आई होप इट इज़ क्लियर. सो इसके साथ हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया. सो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को एक बार शॉर्ट में रिवाइज़ करेंगे, इनके फॉर्मूले रिवाइज़ करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे. राइट, हमने न्यूमेरिकल्स थोड़े कम किए इस बार. सो न्यूमेरिकल हम कुछ और करेंगे इन टॉपिक्स के, जैसे अभी इसके पहले हमने करंट सेंसिटिविटी देखा, वोल्टेज सेंसिटिविटी, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, उनके न्यूमेरिकल भी बनते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं. सो वो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर को सम अप कर देंगे. फ़िलहाल इस वीडियो पे ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिविज़न और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, देन वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर. ठीक है, तो अभी तक हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे थे बच्चों. अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें जनरली हम बार मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं. सोलिनॉइड किस तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ये हम पढ़ते हैं. और अर्थ एज अ मैग्नेट हम स्टडी करते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म, और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक सब्सटेंस हम पढ़ते हैं, जैसे पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म. ये सारी चीज़ें चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, विच इज़ ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड देन सो ऑन. ओके, सो आई होप आपको क्लियर है. अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन करें, कोई भी डाउट है प्लीज़ पूछें. राइट, ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.